Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बच्चों के लिए जो बोर्ड प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं एसक्यूएल या माई से, वो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। और सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मैं लगभग 21 थ्योरेटिकल क्वेश्चन देना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एसक्यूएल की कमांड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाय योर एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए मार्क्स का बाइफर्केशन कैसा है। जो आपको प्रोग्राम दिया जाएगा करने के लिए पैंडास से रिलेटेड या मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड वो 8 मार्क्स का। एसक्यूएल क्वेरीज जो पूछी जाएंगी करने के लिए आपको प्रैक्टिकली वो 7 मार्क्स की। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें 15 प्रोग्राम पैंडास के, 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब के और 15 एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए, 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स। वाइवा एग्जामिनर आपसे पूछेगा उस पर 5 मार्क्स से टोटल 30 मार्क्स। लेकिन वाइवा में आपको एग्जामिनर को प्रॉपरली सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने जो भी काम किया है उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये एसक्यूएल पार्ट 1। अगला एसक्यूएल पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं माईएसक्यूएल, इसलिए वो पूछ सकता है कि डेटाबेस है क्या। तो आपका जवाब होना चाहिए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम एट सेंट्रल लोकेशन। यानी कि ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो सेंट्रल कंप्यूटर पर, सर्वर पर, हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है थ्रू नेटवर्क्स। व्हाट इज डीबीएमएस? सेकेंड क्वेश्चन। और डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू मेंटेन द डेटाबेस एंड प्रोवाइड डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज। तो डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। डेटाबेस मेंटेन करने में क्या आता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स हैं, व्यूज हैं, सिनोनिम्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और डेटाबेस के अंदर। ऑल्दो हम लोग जो है टेबल्स या रिलेशंस ही यूज कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसमें डेटा रिकॉर्ड्स भरेंगे, कैसे क्वेरी करेंगे, ऑल दीज थिंग्स दैट इज मेंटेन्ड बाय डीबीएमएस। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कैन यू टेल टू डेटाबेसेस टू एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस। तो आप बता दीजिए कि डेटाबेस सिस्टम हेल्प रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड इट अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा आल्सो। अब सवाल उठता है कि डेटा रिडंडेंसी किसे कहते हैं। तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। हम मैनुअल सिस्टम में डेटा की डुप्लीकेसी एग्जिस्ट करने के मैक्सिमम चांस होते हैं। आप रजिस्टर में डाटा लिख रहे हैं तो उसमें 10 जगह भी आपका नाम रिपीट हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल सर्वर पर आपका डेटाबेस डीबीएमएस मेंटेन करता है उसमें डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिड्यूस करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज मेटा डेटा। इट रेफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा भी माइस्क्यूएल मेंटेन करता है। जब आप लिखते हैं शो टेबल्स तो आप देखते हैं टेबल्स के नाम के बारे में भी आपका एक टेबल बन जाता है। तो दैट इज डेटा अबाउट डेटा। आप टेबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो वो भी एक टेबुलर फॉर्म में आता है, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को भी वो टेबल के फॉर्म में मेंटेन करता है। डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है डेटा डिक्शनरी क्या है पूछ ले एग्जामिनर आपसे। तो इट रेफर्स टू द फाइल स्टोरिंग मेटा डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेसेस। यानी डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल हैं और व्यूज हैं और भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी वो मेटा डेटा को मेंटेन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज डेटा डिक्शनरी। यू कैन से उसे हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। टेबल की बात आती है या रिलेशन की बात आती है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टेबल। A relational data model stores the organized data in the form of rows and columns of a relation or table.
तो जो रो और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा मेंटेन करते हैं हम लोग, डेटा सेव करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेबल। टेबुलर फॉर्म में जो आप स्टोर करते हैं, जो एक्चुअली आप टेबल्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपका डेटा रिजाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम का मतलब यहाँ है कि जो सेल्स होती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, वहां पर आपका डेटा रिजाइड करता है, वहां पर आपका डेटा स्टोर किया जाता है इन द टेबल्स। व्हाट इज नेम ऑफ रो ऑफ ए टेबल इन रिलेशनल मॉडल? कह रहे हैं कि रिलेशनल मॉडल में टेबल की रो को क्या कहते हैं? इसका आंसर है टपल। टेबल्स की रोज को हम टपल कहते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ द कॉलम्स ऑफ द टेबल इन रिलेशनल मॉडल? रिलेशनल डेटा मॉडल में आप कॉलम्स के नाम को क्या कहते हैं? कॉलम्स के नाम को यहाँ फील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है। कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के नाम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप बता सकते हैं ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, DB2 है, साइबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। ये सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। इसमें से नेम द डीबीएमएस बीइंग यूज्ड इन योर करिकुलम। आपके सिलेबस में कौन सा डीबीएमएस यूज कराया जा रहा है? तो ऑब्वियसली माई एसक्यूएल है डीबीएमएस। अगला क्वेश्चन है, इस माई एसक्यूएल प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो आपका जो माई एसक्यूएल है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सवाल उठता है कि कई बच्चे ये लिख देते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, बट इट इज नॉट like other languages having control structures and object oriented programming thoughts and all। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्पेशली फॉर द कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें एसक्यूएल आना चाहिए। तो और ये ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज a language which is accepted by one and all database vendors। जो डेटाबेस वेंडर्स डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स जिनका जो बनाते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल को इनबिल्ट करते हैं। तो डेटाबेस से जब भी हमें कम्युनिकेट करना होता है तो वी कम्युनिकेट थ्रू दिस लैंग्वेज कॉल्ड एज एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। It became a standard of the American National Standard Institute ANSI in 1986 में इसे ANSI ने जो है रिकॉग्निशन दी थी। एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी इसे रिकॉग्निशन दी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1987। इसे ISO की मान्यता दी गई 1987 में। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, by one and all databases it is accepted and used widely। is SQL a programming language? ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशंस को ये SQL सेटिस्फाई करता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिवन इन विकिपीडिया। तो ये उसको सेटिस्फाई जरूर करता है, लेकिन ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आइडियाज और थॉट और प्रिंसिपल्स को ये सेटिस्फाई करता हो हर तरह से। बल्कि ये और ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इस तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ देन एल्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है। Now we know that SQL satisfies the definition of the programming language but not a general purpose programming language। Similarly, SQL with its specific application domain can be defined as domain specific language। ये domain specific language है, database specific language है। तो structured query language is highly targeted language for talking to databases। Okay? इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन रेज कर सकता है एग्जामिनर, क्लासीफाई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज,
इसके अलावा आपके सिलेबस में सेशन कंट्रोल कमांड और सिस्टम कंट्रोल कमांड्स के नाम से भी क्लासिफिकेशन कहीं कहीं 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली इन योर सिलेबस इट इज DDL एंड DML। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DDL कमांड्स क्या है। तो DDL कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन और रीडिफाइन स्कीमा ऑब्जेक्ट और टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर का मतलब होता है टेबल के अंदर जो कॉलम्स के नाम है, उसका डेटा टाइप है, साइज है, उस पर लगा हुआ कोई कंस्ट्रेंट है, उसको डिफाइन और रीडिफाइन करने के लिए DDL कमांड्स का यूज किया जाता है। अब पूछा जा सकता है कि आपके कुछ DDL कमांड्स के नाम बताइए जो आपके सिलेबस में है। तो हम बता सकते हैं क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल, ये जो है DDL कमांड्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज पहचानने के लिए आपके मैं बता देता हूँ, क्रिएट टेबल, इसमें ये टेबल कीवर्ड आता है इन कमांड्स में। ऑल्टर टेबल, यहाँ देखिए यहाँ भी और टेबल कीवर्ड आता है। ड्रॉप टेबल, तो जिन कमांड्स में ये टेबल कीवर्ड आ रहा है वो DDL कमांड्स हैं। इसे आप अपनी पहचान के लिए, अपने रिकॉग्निशन के लिए अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर 3 DDL commands that is part of your curriculum. You can tell about this. After that, examiner may ask what is DML command. So DML commands वो commands हैं जो आपके टेबल के अंदर जो डेटा फीड किया गया है उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उन्हें फीड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, यानी कि जो रो में डेटा है तो डेटा रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग DML कमांड्स का यूज करते हैं। सवाल उठता है कि नेम सम DML कमांड्स, कुछ DML कमांड्स के नाम बताइए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, यहाँ आप देखेंगे तो टेबल कीवर्ड नहीं आएगा कमांड में। इंसर्ट इनटू फिर सीधा टेबल नेम आ जाता है, अपडेट के बाद टेबल नेम आ जाता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आता है, टेबल कीवर्ड नहीं आता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आता है। सो देर इज नो टेबल कीवर्ड इन दीज कमांड्स। तो इससे आप इसे पहचान सकते हैं आसानी से। ये अपनी पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कौन सी DDL कमांड्स है और कौन सी DML कमांड्स है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा ऑब्जेक्ट। आपने ऊपर स्कीमा ऑब्जेक्ट यहाँ बोल दिया, तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर जो है पूछ सकता है कि ये है क्या, इसके बारे में आपने जो वर्ड बोला यहाँ स्कीमा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी टेबल का जो स्ट्रक्चर है जो आप प्लान कर रहे हैं कि इस टेबल में ये कॉलम नेम रहेगा, उसका डेटा टाइप ये रहेगा, उसका साइज ये रहेगा, इस पर लगा हुआ कंस्ट्रेंट ये रहेगा। जैसे एम्प्लॉय टेबल आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर उसका स्कीमा आप डिफाइन करेंगे, उसका स्केच डिफाइन करेंगे, उसका स्केलेटॉन या ब्लूप्रिंट डिफाइन करेंगे कि इसमें मैं एम्प्लॉय नंबर रखूंगा, एम्प्लॉय नेम रखूंगा, सैलरी रखूंगा। अच्छा ठीक है, कॉलम आपने डिसाइड कर लिया, तो एम्प्लॉय नेम किस डेटा टाइप का होगा। एम्प्लॉय नेम जो है वेयर केयर होगा या केयर होगा या और कुछ होगा। उसका साइज मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। सबसे बड़ा नाम जो है 25 कैरेक्टर लॉन्ग है तो मैं उसका साइज 25 रखूंगा। क्या इस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है प्राइमरी की नॉट नल, तो मैं नॉट नल लगा दूंगा। हालांकि कंस्ट्रेंट हैज बीन रिमूव्ड दिस ईयर फ्रॉम योर सिलेबस, ओनली प्राइमरी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपसे पूछा जा सकता है किसी कॉलम पर, अदरवाइज नहीं। तो किसी भी टेबल के जो ब्लूप्रिंट है, जो स्केलेटन है, जो उसका स्केच है, उसे ही हम लोग जो है स्कीमा कहते हैं, स्कीम। ठीक है, स्ट्रक्चर। इट रिप्रेजेंट्स द डिजाइन ऑफ टेबल, कॉलम, रिलेशन, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप्स दैट मेक अप लॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डेटाबेस। तो ये आप बता सकते हैं कि ये आउटलाइन है किसी भी डेटाबेस और टेबल का। अब कुछ डेफिनेशंस भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। 21st क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन दिस वीडियो। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसमें SQL कमांड्स पर फोर्स करेगा एग्जामिनर। कुछ कमांड्स के बारे में आपसे जानना चाहेगा, सेलेक्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स, इंसर्ट के, अपडेट के, डिलीट, ऑल्टर टेबल, क्रिएट टेबल एंड सो ऑन। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इन कमिंग वीडियो। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कमांड जरूर पूछेगा आपसे एग्जामिनर, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिकल में दिया गया है वो भी कमांड लिखने के लिए दिया गया है। जो आप डेटाबेस की हैंडलिंग करते हैं बिना कमांड के, और इन डेफिनेशन से हैंडलिंग हो नहीं सकती है,
That is why you must watch the coming video successive to this one. Now इसमें आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है प्राइमरी की क्या है भाई। तो प्राइमरी की इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स which uniquely identify a tuple, which uniquely identify a row। किसी भी रो को किसी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉलम है डिफाइन कर रहे हैं आप, उसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे आप कोई एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय नंबर है कोई कॉलम और वो यूनिक है हर एम्प्लॉय के लिए, तो प्राइमरी की हो सकता है। आप कोई स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट का आईडी है या स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है या स्टूडेंट का रोल नंबर ही है, मान लीजिए पूरी टेबल में वो यूनिक है हर स्टूडेंट के लिए, तो वो प्राइमरी की बन सकता है। प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल और डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें किसी भी प्राइमरी की को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहा गया है कि उसकी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए थ्रू आउट द टेबल, और नल वैल्यू उसमें नहीं हो सकती। प्राइमरी की कैन नॉट बी एम्प्टी। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक सेट प्राइमरी की का हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी की एक कॉलम पर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स पर भी प्राइमरी की लगाया जा सकता है। इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं कि एक कॉलम पर कैसे लगाते हैं और मल्टीपल कॉलम्स पर कैसे लगाते हैं, वो कमेंट्स करने पर आपको पता चलेगा। तो प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट है वो सिंपली आपको पता होना चाहिए, और कैसे लगाते हैं ये हम लोग आगे कमिंग वीडियो में देखेंगे। डेफिनेशन है कि कैंडिडेट की किसे कहते हैं। अब एक ही कॉलम नहीं, कोई ऐसी टेबल है जिसमें कई कॉलम्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है प्राइमरी की बनने के लिए, विच आर सुटेबल टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी की। लेकिन प्राइमरी की तो आउट ऑफ दैट मान लीजिए 4 कॉलम ऐसे हैं, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का कुछ ईमेल आईडी है, और एम्प्लॉय से रिलेटेड और कोई कॉलम टेलीफोन नंबर है। तो ये 3-4 ऐसे कॉलम है जो प्राइमरी की बनने के लायक हैं, लेकिन आपने उसमें से लिया कौन सा, एम्प्लॉय आईडी, तो वो प्राइमरी की बन गया। तो उससे पहले प्राइमरी की बनाने से पहले जो जो कॉलम थे ऐसे जो दे वर सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी की, दे कुड एक्ट एज ए प्राइमरी की, तो वो सभी कैंडिडेट कीज कहलाती है। और एक बार आपने जो प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो उसके अलावा जो भी बचती हैं कीज, दे आर अल्टरनेट कीज। ऑल कैंडिडेट कीज अदर देन प्राइमरी की आर अल्टरनेट कीज। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, 3 जो है वो कैंडिडेट कीज थी, उसमें से एम्प्लॉय नंबर आपने कैंडिडेट कीज बना दिया, तो अब उसका बचा क्या, उसका आपका बच गया ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीफोन नंबर, तो वो अल्टरनेट कीज कहलाएंगे। ओके। फॉरेन की, it is a non-key attribute which help to establish a relationship with another table. It is generally primary key of another table. अगर दो टेबल्स को ज्वाइन करना हो, दो टेबल से साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो हमें फॉरेन की जरूरत पड़ती है। एक टेबल में वो प्राइमरी की होता है, वही कॉलम दूसरी टेबल में इंसर्ट किया जाता है, तो दोनों टेबल्स में एक कॉमन कॉलम हो जाता है। कॉमन कॉलम के बेसिस पर दोनों टेबल में रिलेशनशिप और इंटीग्रिटी सेट की जाती है, उसके थ्रू आपको ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल नहीं पढ़ाया गया है, इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। अदरवाइज आपको फॉरेन की के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता कि ये फॉरेन की है, ये प्राइमरी की है, और कैसे दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके हाउ कैन बी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द टेबल्स एट ए टाइम, करेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन दोनों टेबल से कैसे रिट्रीव की जा सकती हैं, वो ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल से आएगा। और ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल कैसे की जाती है, बेस्ड ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन की विद इन ए टेबल। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन याद रखना है कि किसी भी टेबल में फॉरेन की वो नॉन की एट्रीब्यूट है। नॉन की का मतलब जो प्राइमरी की नहीं है, जो कि प्राइमरी की किसी और टेबल में है और करंट टेबल में भी उसे इंप्लीमेंट किया गया, उसे ऐड किया गया है, तो दैट इज व्हाट फॉरेन की इन द करंट टेबल। बात तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस और हैं, डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे ये टेबल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 जहाँ से डाटा फीड किया जा रहा है, हेडिंग
हेडर रो को आपको इग्नोर करना है। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ जितने भी रिकॉर्ड्स उसके अंदर आपने फीड किए हैं वही उसकी कार्डिनलिटी है। तो इट इज नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को टोटल नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी। और वैसे इंडिविजुअल रो को हम लोग टपल कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स यू कैन से इट इज कार्डिनलिटी। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और अट्रीब्यूट इज नोन एज डिग्री। एक रो को आप, एक कॉलम को आप अट्रीब्यूट या कॉलम या फील्ड कुछ भी कहते हैं। और ये आपका प्राइमरी की ये कस्टमर आईडी देखें, इसमें हर रो के लिए यूनिक वैल्यू है 1 2 3। तो इट इज ए प्राइमरी की। डोमेन का मतलब होता है कि हर कॉलम का अपना एक डोमेन होता है, उस कॉलम में उसी तरह की वैल्यूज आती हैं। स्टेटस का अपना डोमेन है, कस्टमर आईडी का अपना डोमेन है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज है 1 2 3 4 5। कस्टमर नेम में ये वेयर कैर टाइप वैल्यूज हैं। स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव, ये दो ही वैल्यूज हैं इसके डोमेन में। तो डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर एनी वैल्यू हैज बीन पुट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पर दो वैल्यूज का सेट है, उसमें से ही ये वैल्यूज स्टेटस कॉलम में आ रही है, एक्टिव या इनएक्टिव। इसलिए स्टेटस नाम के कॉलम का जो डोमेन है, उस डोमेन में दो वैल्यूज हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। इसी तरह से कस्टमर नेम जो डोमेन है उसके, इसके डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज है, तो इसकी सारी इंडिविजुअल वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज का जो एक सेट बनेगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। कस्टमर आईडी की यूनिक वैल्यूज का जो एक सेट तैयार होगा, दैट इज द डोमेन ऑफ कस्टमर आईडी। सो इस तरह से डेफिनेशन और थ्योरेटिकल पार्ट में एसक्यूएल के आपसे ये वाइवा एग्जामिनर पूछ सकता है। जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर टू एग्जामिनर और उनके पास कितना टाइम है, हर बच्चे पर वो कितना टाइम वाइवा में डिवोट कर रहे हैं। ये सभी कंस्ट्रेंट और फैक्टर्स डिपेंड करते हैं while asking the viva from the students. But some of the questions from theoretical may also be put during your practical board practical examination. उसके बाद कमांड्स तो जरूर 100% आपसे वाइवा में पूछी जाएंगी, एसक्यूएल की कमांड्स, जो कि आपकी कमिंग वीडियो में मैं सारी कमांड्स डिस्कस करूंगा जो कि आपके सिलेबस में है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। जो कंटेंट है यही इतना मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, बाकी जो रिमेनिंग कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आसानी से जल्दी से पहुंच जाएं, इमीडिएटली पहुंच जाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।